हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप सभी को बताने वाला हूं। यहाँ पर आपको मात्र 25 प्रश्न मैं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए मैं डेली बेसिस पर वीडियोस प्रोवाइड करता हूं जो कि आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जितने भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर माल्थस, जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, माल्थस जो है इन्होंने अर्थशास्त्री, आप सभी लोग ध्यान में रखिए कि सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत जो है माल्थस जो कि अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। मुद्रास्फीति से बाजार में चीजें जो है वो सस्ती हो जाती हैं, प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, या महंगी हो जाती हैं, या बिल्कुल मिलती ही नहीं है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए होता क्या है, मुद्रास्फीति जब होती है तो उस अवस्था में जब जो है वस्तुओं की जो पूर्ति है वो जो है अच्छे से नहीं हो पाती है, इसीलिए जो है वस्तुएं क्या हो जाती है, महंगी हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जितने भी लोगों ने बताया है महंगी हो जाती है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः दीर्घकाल एवं अल्पकाल से, दीर्घकाल एवं दीर्घकाल से, अल्पकाल एवं दीर्घकाल से, या अल्पकाल एवं अल्पकाल से? तो दोस्तों, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है अल्पकाल से दीर्घकाल तक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अल्पकाल एवं दीर्घकाल से इसका संबंध है। ठीक है, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध अल्पकाल एवं दीर्घकाल से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकता है, कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकता है, तो इस सीमांत उपयोगिता है, बताइए बताइए, तो ये सीमांत उपयोगिता है, बताइए सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक, या सकारात्मक और नकारात्मक दोनों? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका इन चारों में कौन सा ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 55 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को शून्य, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष लिया? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने जो है असहयोग आंदोलन, जो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आंदोलन। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष लिया? तो यहाँ पर सन 1920 ईस्वी यहाँ पर काफी सारे लोग बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों ने सन 1920 ईस्वी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य 1920 के असहयोग आंदोलन का नहीं है? तो 1920 के असहयोग आंदोलन का इनमें से ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सन 1919 के रोलेट कानून को समाप्त करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 1920 के असहयोग आंदोलन का सदस्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, सदस्य भी कह सकते हैं, मतलब सदस्य का रिलेशन आपका उद्देश्य से है। ठीक है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए खिलाफत आंदोलन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें। यहाँ पर काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया है। देख लीजिए 58 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए को मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो है इन्हें खिलाफत आंदोलन के नेता की श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, खिलाफत का प्रश्न क्या था?
खिलाफत का प्रश्न क्या था? टर्की के खिलाफ का प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के भेदभाव की नीति, ब्रिटिश सरकार का मुसलमानों के खिलाफ रवैया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास किया, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है टर्की के खिलाफ खलीफा का प्रश्न, खिलाफत का प्रश्न क्या था? टर्की के खलीफा का प्रश्न। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके द्वारा गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हिंदू मुसलमानों को साथ लाने का यह स्वर्णिम अवसर था। ठीक है, चलिए अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। सभी लोग जानते हैं कि महासागरों में जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा सागर होने की वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी भी अधिक मात्रा में मिल मिल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो प्रशांत महासागर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं दोस्तों, भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अंध महासागर के पश्चिम किनारे पर? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गल्फ स्ट्रीम जो है वो अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सामान्यतः प्रलाव उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। सामान्यतः प्रलाव जो होते हैं प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं, 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य। क्या आपका ये ऑप्शन नंबर सी रिलेट कर रहा है, सही कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला सागर है, विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला सागर है। तो दोस्तों यहाँ पर लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर, बाल्टिक सागर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों ने बताना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाग, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। पूछा जा रहा है कि भागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी, ब्यास। दोस्तों सतलज नदी यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग ध्यान से देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी व्यापार तथा शुल्क प्रशुल्क के सामान्य समझौते के परिणाम स्वरूप, या यूएनओ के स्थापित होने के परिणाम स्वरूप, या ब्रेंडन बूटस कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप? तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रेंटन बूटस कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है 1 जुलाई से जो है 22 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से 22 जुलाई सन 1944 को जो है ब्रेंटन वुड्स नामक स्थान पर जो है 44वां, कौन सा 44वां राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1 जुलाई से इसका संशोधन शुरू हुआ था, 22 जुलाई को कंप्लीट हुआ था, और सन 1944 ईस्वी में बुडस कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बैंक जो है निम्न में कौन विश्व बैंक से संबंधित है, संबंधित नहीं है? आप सभी लोग ध्यान दीजिए, विश्व बैंक से संबंधित कौन सा नहीं है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो दोस्तों विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो 67 नंबर प्रश्न में डी वाला है बिल्कुल करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन और विश्व बैंक, ये सब चीजें किसके समूह में आते हैं? ये सब आते हैं अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो है विश्व व्यापार संगठन ये इस श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्टी मन्ना आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है?
तो कि कुरियन को या लाल बहादुर शास्त्री को या एम.एस. स्वामीनाथन को या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदल सर्वेक्षण द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया जाता है? वर्णन है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो यहाँ पर चौथे संविधान में इसका वर्णन है। किस चीज का? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन चौथे संविधान में है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जियो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको ड्रीम आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, दिया गया है यहाँ पर। काफी सारे लोगों को बताना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग बता रहे हैं, अनुच्छेद 19। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी। अड़के अम्मा आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो दोस्तों संविधान के ऐसा कौन सा संशोधन है जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा ने, भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा ने किया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो आप सभी लोग देख सकते हैं, 1 वर्ष 10 माह 15 दिन। क्या ये आपका राइट है? दूसरा देखें, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्या ये राइट है? तीसरा देखें, 3 वर्ष 4 माह 10 दिन। क्या ये राइट है? और 4 वर्ष 3 माह 5 दिन। क्या ये राइट है? आप सभी लोग बताइए चारों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है वो लोग बताने का प्रयास करें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग ध्यान से देखिए, काफी सारे लोग बता रहे हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जी हाँ, भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। आप सबकी अगली क्लास भी जल्दी ही आप सबको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप सभी लोग देखने का प्रयास कीजिए, आप बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए डेली बेसिस पर वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। तो चैनल पर यदि नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, मार्ले मिंटो सुधार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपकी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहां पर आप सभी को समझ में नहीं आया वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।